Hello, welcome to my YouTube study channel, Siddharth Gupta Foundation Classes. Now today is a new chapter, United Nations Organization, its organs and its agencies. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है लीग ऑफ नेशन का एंड हो गया था और एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी, तो बनी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये स्ट्रॉन्ग थी काफ़ी, क्योंकि इसके अंदर 193 से भी ज़्यादा मेंबर्स जो इसके मेंबर्स थे। जैसे कि पहले केवल 86 मेंबर्स थे लीग ऑफ नेशन के, जिसमें अमेरिका जैसी सुपर पावर जो है वो इन्वॉल्व नहीं थी। लेकिन इसके अंदर जितनी भी सुपर पावर्स थे, जितने भी सारे के साथ जितनी भी कंट्रीज़ थी, वो सारी की सारी जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व थी। और इसका मेन मोटिव यही था कि अब फ्यूचर के वॉर को रोकना। और ऐसा हुआ भी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई और वॉर नहीं हुआ। तो हमारा जो वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था वो 15 अगस्त 1945 को हुआ था, जब जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिरे थे, जो कि अमेरिका ने एटॉमिक बम गिराए थे। तो उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को जो जीतने वाले देश थे, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, अमेरिका और चाइना, ये जो 5 पावर्स हैं इनको हम परमानेंट मेंबर्स के नाम से भी जानते हैं। इनके पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर का मतलब ये होता है कि कोई भी इंटरनेशनल जो भी लॉ बनेगा, अगर वो लॉ इनकी सहमति से बनेगा, अगर ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, बाकी जितने भी देश हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, अगर ये किसी भी लॉ को मना कर देंगे, इन्होंने किसी पे भी नेगेटिव वोट दे दिया, तो फिर जो है उसके ऊपर कानून नहीं बनेगा, वो चीज़ अप्रूव नहीं होगी पूरे वर्ल्ड की। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसमें 5 ही परमानेंट मेंबर्स हैं, और वो 5 परमानेंट मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल के होते हैं। और उनके नाम हैं, जिनके पास 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, वो हैं फ्रांस, रशिया, चाइना, ब्रिटेन एंड अमेरिका। इन पाँचों ने मिल करके जो है एक चार्टर तैयार किया, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर एक पार्लियामेंट तैयार करी, जिसका नाम है जनरल असेंबली। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट होती है, ऐसे ही वर्ल्ड लेवल पर जो पार्लियामेंट है उसे हम कहते हैं जनरल असेंबली। तो इन्होंने क्या किया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी, इसका इस्टेब्लिशमेंट किया, और वो जो है 24 अक्टूबर 1945 से उस पर वो लागू हुई। और यही 24 अक्टूबर 1945 को हम यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते भी हैं। जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं, अगर हम वर्ल्ड का हेडक्वार्टर देखें तो वो न्यूयॉर्क में है। अगर सिर्फ यूरोप का हेडक्वार्टर देखें, जो हेडक्वार्टर यूरोप में बना है, तो वो है जिनेवा में। जो हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे हमारे इंडिया का फ्लैग होता है, इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी एक फ़्लैग है, जो कि लाइट ब्लू कलर का होता है, और इसके ऊपर यूएन का एम्बलम जो है वो बना हुआ है, और पूरे वर्ल्ड का मैप वाइट कलर से इसके ऊपर छपा हुआ है। तो इस तरीके से ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, जो आपके कोर्स में है उसके अकॉर्डिंगली, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो मैंने इसके अंदर लिया है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिया है, क्योंकि कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लिया है। फिर आता है मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। वैसे तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 5 पार्ट में डिवाइडेड है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन क्योंकि सिलेबस में केवल 3 ही ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैंने उन्हीं को एक्सप्लेन किया है। इसकी जो मेन ऑर्गन्स हैं वो है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसके बाद इकोनॉमिक एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल है, और उसके बाद है द ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो सिलेबस में नहीं है, इसलिए वो ऑर्गन्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किए हैं। अब सबसे पहले आती है जनरल असेंबली। तो मैंने बताया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो पहली ऑर्गन है वो है जनरल असेंबली, यानी कि वर्ल्ड लेवल की पार्लियामेंट। सारे ही जितने भी मेंबर्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, वो जनरल असेंबली के मेंबर्स का हिस्सा हैं, यानी कि वो सब एक मेंबर्स हैं, वर्ल्ड पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं। ठीक है, वो जनरल असेंबली में आते हैं। और इसी तरीके से कोई भी कानून बनना होता है तो उसके अंदर हर एक देश को जो है एक वोट मिला होता है, और उस वोट के आधार पर कोई भी कानून को जो है वो बनाया जाता है। लेकिन उसकी सहमति जो है वो उन 5 परमानेंट मेंबर्स के हाथों ज़रूरी है, जो कि हमारे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, अमेरिका और चाइना है। तो सबसे पहली चीज़ जनरल असेंबली। अब क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में कंपोजिशन एंड फंक्शंस हैं, इन तीनों ऑर्गन्स के केवल कंपोजिशन और फंक्शंस जो हैं हमें सिलेबस में दिए हुए हैं।
तो सबसे पहले आता है जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली में कंपोजिशन का मतलब होता है कि किस चीज़ से मिलकर के बना है। जैसे कि एक चेयर है, एक चेयर वुड से, फेविकॉल से, नेल से, इन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, तो वो उसका कंपोजिशन क्या होगा? नेल, फेविकॉल, वुड, उसके कंपोजिशन होगा। इसी तरीके से जनरल असेंबली यानी कि किस किस से मिलकर के बनी है, तो वो उसके कंपोजिशन में आएगा। तो सबसे पहले आता है कंपोजिशन ऑफ जनरल असेंबली। तो कंपोजिशन ऑफ जनरल असेंबली में हर एक मेंबर जो कि यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, यानी कि ऑलमोस्ट 193 कंट्रीज़ जो हैं वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजती हैं, और हर देश से 5 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, 5 उम्मीदवार आते हैं, लेकिन हर एक देश का केवल एक ही वोट होता है। तो सबसे पहले ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन आर द मेंबर्स ऑफ जनरल असेंबली, ये कंपोजिशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है अब ये जनरल असेंबली जो भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जैसे कि बजट से रिलेटेड, जैसे इंडिया का बजट पास होता है, इसी तरीके से हमारे देश का भी बजट जो है वो पास होता है। वो इन ऑर्गन्स को चलाने में काम आता है, क्योंकि मेन जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम यह है कि ह्यूमंस पर ध्यान देना, मतलब मानवता के सुखों पर ध्यान देना। जो देश पिछड़े देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनकी मदद करना जो है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक एम है, एक उद्देश्य है। तो ऐसे मेंबर्स को जो कि गरीब देश हैं, या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, या डेवलपिंग कंट्रीज हैं और डेवलप हो रही हैं, उन कंट्रीज़ को वर्ल्ड लेवल पर जो लोन दिया जाता है, वो लोन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। और उसके अंदर उस बजट में जो है उसके जो भी बजटली मैटर्स होते हैं, या अगर कोई नया मेंबर, सारे के सारे देश जितने भी हमारे वर्ल्ड में हैं वो सारे ही मेंबर्स नहीं हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, कुछ कंट्रीज इसमें रह गई हैं। अगर कोई नया मेंबर जोड़ना चाहता है तो उसको जो अलाउ करेगा वो कौन करेगा? जनरल असेंबली करेगा। लेकिन किसकी मदद से करेगा? किसके डिसीजन पर, किसकी सहमति पर? ऑन द एडवाइस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो भी इस तरीके के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो 2/3 मेजॉरिटी से होते हैं, बाकी सिंपल मेजॉरिटी से। 2/3 मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी का मतलब ये होता है, 2/3 मेजॉरिटी का मतलब जितने भी देश हैं उसका 2/3 यानी कि 66.6% जो है, अगर लोग सहमत होंगे इन इम्पॉर्टेंट मैटर्स पर, बजट से रिलेटेड या किसी मेंबर्स नए एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर से रिलेटेड, तो क्या होगा कि 2/3 मेंबर की जो हमारी जनरल असेंबली में जितने भी मेंबर्स हैं, उन देश के 2/3 मेंबर्स जो हैं वो सहमत होने चाहिए, वो पास कर दें, वो ये कह दें कि हाँ बनना चाहिए मेंबर, या इतना बजट पास होना चाहिए, तभी उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, यानी कि 2/3 वोट्स की ज़रूरत होती है। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है 50%, यानी कि 193 के आधे से ज़्यादा, आधे से एक ज़्यादा होने चाहिए। तो ऐसी मेजॉरिटी कहलाती है सिंपल मेजॉरिटी। तो अगर इम्पॉर्टेंट डिसीजंस नहीं है, इम्पॉर्टेंट मैटर्स नहीं है, तो 2/3 मेजॉरिटी से भी काम चल जाता है, वरना सिंपल मेजॉरिटी से भी काम चल जाता है, वरना 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है। फिर आता है जनरल असेंबली कब मिलती है। जैसे कि हमारी पार्लियामेंट हर रोज़ तो लगती नहीं है, उसके टाइम होते हैं, उनके सेशंस होते हैं। हमारे इंडिया के अंदर 3 सेशंस होते हैं लोकसभा के, वो हमारे होते हैं समर सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। इसी तरीके से जनरल असेंबली जो होती है वो साल में 3rd ट्यूसडे को, सितंबर का जो 3rd ट्यूसडे आता है उसमें मिलती है। इसके अलावा भी मिल सकती है, लेकिन वो तब मिलेगी जब सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड करेगी। सिक्योरिटी काउंसिल कहेगी, क्योंकि सबसे मेन ऑर्गन जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की वो सिक्योरिटी काउंसिल है। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं वो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। टोटल उसमें 15 मेंबर्स होते हैं, लेकिन 5 परमानेंट मेंबर जो होते हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल्स में शामिल होते हैं। इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंस जो है वो निभाती है सारी ऑर्गन्स में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। अब आता है नेक्स्ट फंक्शन ऑफ जनरल असेंबली। वो थे कंपोजिशन मतलब ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन आर द मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली, और दे मीट एवरी ईयर ऑन 3rd ट्यूसडे ऑफ सितंबर। ठीक है, और जितने भी डिसीजन लेने होते हैं वो 2/3 मेजॉरिटी, इंपॉर्टेंट डिसीजन 2/3 मेजॉरिटी लेती है, वरना सिंपल मेजॉरिटी। अब है जनरल असेंबली का काम क्या है, फंक्शंस क्या है। तो कुछ भी, हमारा मेन एम क्या है? हमारा मेन एम है
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का टू मेंटेन पीस, शांति बनाए रखना, फ्यूचर के वॉर को रोकना। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी अगर शांति बनाए रखना है, उसके बारे में कुछ भी डिस्कशन करना है, तो वो डिस्कशन जो करेगी वो जनरल असेंबली में यानी कि वर्ल्ड्स पार्लियामेंट में होगा। और सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड या कोई भी सुझाव देना है तो वो जनरल असेंबली करती है, ये उसका फंक्शन है, ये उसकी वर्किंग है। तो कुछ भी डिस्कशन होगा, जैसे हमारे देश के अंदर कोई भी डिस्कशन होता है वो पार्लियामेंट में होता है, कोई भी बजट पास होना होता है तो वो पार्लियामेंट में होता है। इसी तरीके से वर्ल्ड लेवल पर कुछ भी अगर डिस्कशन होता है या बजट पास होना होता है तो वो जनरल असेंबली में होता है। तो ये उसका जनरल असेंबली का फंक्शन है। दूसरा कि कोई भी देश ऐसे हथियार ना बनाए या कोई भी देश इस तरीके से कुछ ना करे जिससे कि वॉर हो जाए उनके बीच में, या इंटरनेशनल जो है वो पीस को, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है उसको जो है वो शांति भंग हो। तो उसके लिए सुझाव कहाँ पे दिए जाते हैं? जनरल असेंबली में दिए जाते हैं। और ये श्योरिटी दी जाती है कि इंटरनेशनल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखना। तीसरा फंक्शन है कि जो बाकी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, या फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इकोनॉमिक है, या फिर WHO है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, ये इनकी सबकी वर्किंग को देखना, चेक करना कि इस प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर ये एजेंसीज सही से वर्क कर रही है नहीं कर रही हैं, इसको देखने का काम, इनके ऊपर कंट्रोल करने का काम भी जनरल असेंबली करती है। तो ये फंक्शन है जनरल असेंबली का। हमें इसके अंदर मैक्सिमम 3 या 4 पॉइंट करने होते हैं, क्योंकि 4 मार्क्स से ज़्यादा का कोई क्वेश्चन नहीं आता है, और 4 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट्स काफ़ी होते हैं। तो मैंने 6 पॉइंट लिखे हैं, आप कोई से भी 4 लर्न कर सकते हैं। उसके बाद सेक्रेटरी जनरल, हमारी पूरी जनरल असेंबली का जो सबसे हेड होता है वो हमारा होता है सेक्रेटरी जनरल। तो सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करने का काम भी कौन करता है? जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, उसे अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, लेकिन वो पार्लियामेंट में उसको शपथ दिलाई जाती है। मतलब पार्लियामेंट जो है वो, जैसे प्रेसिडेंट होता है तो प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट को कौन अप्रूव करता है? प्रेसिडेंट को कौन चुनता है? मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी कि पार्लियामेंट के सारे मेंबर्स जो हैं वो मिलकर के राष्ट्रपति को इलेक्ट करते हैं। इसी तरीके से सेक्रेटरी जनरल भी एक प्रेसिडेंट की तरह ही वर्क करता है वर्ल्ड लेवल पर, और उसको अपॉइंट करने का काम किसका है? सेक्रेटरी जनरल का। अगर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से कोई बजट पास होना है तो इस बजट को पास करना, उस पर डिस्कशन करना, उसे अप्रूव करने का काम भी किसका है? जनरल असेंबली का। मतलब जितने भी वर्किंग इंडिया में पार्लियामेंट करती है वही सारी वर्किंग वर्ल्ड लेवल पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जनरल असेंबली करती है। फिर जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल हैं या ट्रस्टीशिप काउंसिल के मेंबर हैं या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जजेस के जो कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जजेस हैं उनको अपॉइंट करने का काम, उनको इलेक्ट करने का काम, या मैंने बताया सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, उसमें 5 तो परमानेंट होते हैं, लेकिन जो बचे हुए नॉन परमानेंट होते हैं 10, उनको इलेक्ट करने का काम किसका होता है? जनरल असेंबली का होता है। तो ये सारी प्रॉपर फंक्शनिंग है जनरल असेंबली की, जो ये वर्क करती है जनरल असेंबली। ठीक है, तो इस तरीके से जनरल असेंबली के ये फंक्शंस हैं। केवल इस चैप्टर में से इतना आएगा, और ये कंपलसरी चैप्टर है, बोर्ड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सिर्फ पहले वही चैप्टर्स मैं करा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं रिगार्डिंग टू द बोर्ड्स की कंपलसरी पार्ट में ये आते हैं। तो इसलिए जो है इनको प्रॉपर तरीके से इस वीडियोस को देखो पूरा लास्ट तक, और इसको जो है अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो दोबारा देखो, और जो है इसको जो है नोट्स बना करके अभी से ही लर्न करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि फिर बाद में इतना टाइम नहीं मिलेगा। अभी काफ़ी टाइम है तो आराम से लर्न कर सकते हो। मैं हमारे ज़्यादा टॉपिक कवर नहीं कर रहा हूँ जिससे कि हौश पौश ना हो। कीप वॉचिंग वीडियोज़ एंड कीप लर्निंग इट। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स।